नमस्कार साथियों। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए और एंड तक इस लेक्चर्स को जरूर देखना क्योंकि मैक्सिमम आपके यहाँ से क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट 1002 पदों के लिए या फिर कोई भी राज्य आयुर्वेदा के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझेंगे, थ्योरी क्लासेस देखेंगे तो ज़्यादा पता लगेगा। डेली टेस्ट लगाओगे और वो भी उन अभ्यर्थियों के साथ जो कि इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो साथ में आपको अपना रैंक भी पता चलेगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेगमेंट है, जैसे कि 5 से 6000 एमसीक्यू सीरीज हमारी स्टार्ट कर दी है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। और मॉक पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अब लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लेना, या फिर व्हाट्सएप फ्री ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। और जिन्होंने कोर्सेज ज्वाइन कर लिए हैं उनको आज ये सारे के सारे यूट्यूब के क्लासेस के पीडीएफ्स के नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ जाएगी। ठीक है, कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी व्हाट्सएप कर लेना टाइम से पहले। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष अधिष्ठान होते हैं, बताना है। क्या ये 16 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 13 होते हैं? जल्दी से क्विक 3 सेकंड्स रहेंगे सभी के पास। देखिए, सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष अधिष्ठान कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विष क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, विष की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य प्राणी के मनोदैहिक तंत्र के संपर्क में आकर उसके शरीर में प्रवेश करके दुख देता है, दुख पैदा करता है, उसके प्राणों का नाश करता है, उसको ही तो हम विष कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, आयुर्वेद में विष को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका है अकृत्रिम विष, एक आपका है कृत्रिम विष। देखिए, अकृत्रिम विष को हम स्वाभाविक विष भी कहते हैं, कृत्रिम विष को हम संयोगज विष भी कहते हैं। कई बार आपको यही ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर बहुत क्लेवर है। आप तो कहेंगे कि भाई हमने तो पढ़ा अकृत्रिम विष और कृत्रिम विष के बारे में, लेकिन ये स्वाभाविक विष और संयोगज विष कहाँ से आ गया? क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा है, इसलिए याद रखो। अकृत्रिम विष को हम स्वाभाविक विष कहेंगे, कृत्रिम विष को हम संयोगज विष कहेंगे। तो अब भूलना नहीं है। देखिए, अब हम इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं कि ये अकृत्रिम विष या स्वाभाविक विष होता क्या है भाई। ठीक है, देखिए, जो विष अपने मूल रूप में ही पाए जाते हैं उन्हें हम अकृत्रिम विष कहते हैं। सिंपल सी चीज है, जो विष अपने मूल रूप में पाए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे अकृत्रिम विष। अब इसके भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक आपका है स्थावर विष और एक आपका है जांगम विष। ठीक है, तो देखिए, स्थावर विष को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो स्थावर रूप में स्थावर वस्तु में पाया जाता है उसे स्थावर विष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्थावर के भी आपके 2 आगे, ठीक है, 2 इसके भी आगे वेद है। ठीक है, देखिए, स्थावर के कौन कौन से वेद है? आपका वानस्पतिक विष हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, जो स्थावर रूप में स्थावर वस्तु में पाया जाता है उसे हम स्थावर कहते हैं। लेकिन भाई वो कौन कौन से हैं? देखिए, वानस्पतिक विष, जो विष हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसको वानस्पतिक विष कहते हैं। जैसे आपका क्या है, बदस्नाव है, कुचला है, भांग है, इत्यादि है। ठीक है, ये क्या है? स्थावर है। ठीक है, ये स्थावर विष इनको हम कहेंगे क्योंकि ये पहले से हैं। ये कोई इंसान इनको विष नहीं दे रहा है, इंजेक्ट नहीं कर रहा है इनको। ठीक है, ये इनके अंदर खुद है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपका खनिज या धातुज विष हो गया। ठीक है, मतलब जो विष खनिज या धातुओं से मिलते हैं उन्हें हम खनिज या धातुज विष कहते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह रहते हैं, वो क्या है आपका खनिज या धातुज विष, जैसे कि आपका पारा वगैरह हो गया। ठीक है, अब देखिए जांगम विष। ठीक है, जांगम विष क्या है? जो विष हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? जांगम विष कहेंगे। जैसे कि आप सांप, बिच्छू, ठीक है, कुत्ता वगैरह। ठीक है, ये क्या है? जानवरों के जो काटने से जो विष मिलता है हमें, ठीक है, वो क्या है आपका? जांगम विष है। सांप के अंदर आप खुद तो ना विष डालते हैं। ठीक है, तो ये जांगम विष, थोड़ा सा नाम से रिलेट कर सकते हैं जांगम वगैरह। ठीक है, यानी कि जानवर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, वहीं पे हम बात करेंगे जो हमने दूसरा डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, विष के दूसरा भेद कौन सा पढ़ा हमने? कृत्रिम विष या संयोगज विष। ठीक है, तो देखिए, कृत्रिम विष क्या है? ठीक है, जो विष
जो विष दो या दो से अधिक द्रव्यों के भौतिक या रासायनिक संगठन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कृत्रिम विष कहते हैं। इनके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो गया गर्विष हो गया और दूसरा आपका हो गया दूषी विष। ठीक है, गर्विष का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक से अधिक द्रव्य के संयोग से बने हुए विष को हम क्या कहेंगे? गर्विष कहेंगे। जैसे कि आपका मछली का मांस हो गया। ठीक है, मछली का मांस और दूध का संयोग, कभी भी इन दोनों का मिक्सचर नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मछली खा ली, मछली के साथ साथ दूध पी लिया। ठीक है, उससे क्या होगा? केमिकल हो जाएगा आपकी बॉडी में, मतलब वाइटनेस वाइटनेस पूरी बॉडी में आ जाएगा एकदम से। ठीक है, थोड़ा टाइम लेके। और मधु और घी की स्मा, मतलब शहद को मिक्स कर दिया घी के साथ, तो उससे क्या होगा? वो भी एक विष का कारण बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं गर्विष, जो संयोग से बनते हैं, गर्विष। ठीक है, संयोग से। अब देखिए दूषी विष। ठीक है, दूषी विष क्या है? विष युक्त द्रव्य शरीर में पड़ा रहकर धीरे धीरे शरीर की धातुओं को क्या करेगा? ब्लड को दूषित कर देगा, मृत्यु हो जाएगी उससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि किसी का टीएलसी वगैरह बढ़ा हुआ है, ब्लड में बहुत इन्फेक्शन हो गया है, वो एकदम से थोड़ी हुआ, वो धीरे 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 करके हुआ। वो कैसे हुआ? खान पान से हुआ। ठीक है, बहुत कुछ हम खाते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि ब्लड का उसमें क्या होगा कि इन्फेक्शन ज्यादा हो गया। इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? आपके बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन आ सकती है, कान के पास इन्फ्लेमेशन आ सकती है, पाँव में आ सकती है, जो उसका पहला सिम्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सूजन देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम फिर भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, अगर ज़्यादा खून में इन्फेक्शन हो गया, क्या होगा? किडनीज भी ज़्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, किडनीज खराब हो गई तो फिर पूरा का पूरा आपको पता है कि ये हमारे मेन इंजन है, पार्ट है हमारे बॉडीज के। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड को जो दूषित करेगा उसको हम क्या कहेंगे? दूषी विष कहेंगे। ठीक है, क्लियर? मतलब बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको लेकर आता हूँ ताकि क्वेश्चंस आगे पीछे से बने तो आपके पास आंसर हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम डायग्राम को यहाँ पर समझ लेते हैं। हमने ऊपर विष के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, विष की हमने दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा, अकृत्रिम विष और कृत्रिम विष। ठीक है, अकृत्रिम विष के भी हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े? स्थावर विष पढ़ा, जांगम विष पढ़ा। ठीक है, स्थावर विष के भी हमने आगे कितने पार्ट्स रीड किए? स्थावर विष के हमने वनस्पतिक विष के बारे में पढ़ा और खनिज और धातुज विष के बारे में पढ़ा। ठीक है, वहीं पे हमने कृत्रिम विष के दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा, गर विष और दूषी विष। ठीक है, बस ये चार्ट याद रखो, आपको बहुत क्लियर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्थावर विष के अधिष्ठान भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्थावर विष के अधिष्ठान, स्थावर विष के अधिष्ठान यानी कि स्थावर द्रव्यों में पाए जाने वाले विष को स्थावर विष कहते हैं। और स्थावर द्रव्यों के जिन भागों में विष पाए जाते हैं उनको विष का अधिष्ठान माना गया। मतलब सिंपल सी चीज है, यहाँ पर याद रखो स्थावर विष के 10 अधिष्ठान माने गए हैं, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन में पूछा गया था? ठीक है, यही था कि सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष अधिष्ठान होते हैं। तो आपने अपना आंसर क्या चूज किया? 10 चूज किया कि 10 अधिष्ठान माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? आपका मूल विष है। ठीक है, आपका पत्र विष है, फल विष है। ठीक है, आपका चौथा पुष्प विष है, पांचवा त्वक सार निर्यास विष है, आपका छठा क्षीर विष है, सातवां आपका धातु विष है, आठवां आपका कंद विष है। ठीक है, तो इनके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, और दो आपको मैंने ऊपर बता दी अभी। ठीक है, 10 अधिष्ठान माने गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप रीड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, मूल विष, जिन वनस्पतियों की जड़ या मूल में विष होता है, ठीक है, उसे मूल विष कहा जाता है। जैसे आपका कनेर, गुंजा, सुगंध, विजिया आदि। ठीक है, पत्र विष, नाम से याद रखो जिन पौधों के पत्तों में विष पाया जाता है उसको पत्र विष कहते हैं। जैसे कि आपका विष पत्रिका, लंबा, बरदारू करम, महाकरम आदि। याद रखना एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है फल विष। ठीक है, जिन वृक्षों के फलों में विष होता है उनको हम फल विष कहते हैं। जैसे कि आपका बेणुका, करम, चरमरी, सरपाक आदि। ठीक है, पुष्प विष की बात करेंगे, कुछ पौधों के फूलों में विष होता है उसे पुष्प विष कहा जाएगा। जैसे कि आपका बेत्र, कदम, करम, महाकरम। ठीक है, पांचवा त्वक सार निर्यास विष। ठीक है, जिन पौधों की शाखाओं के रस में गोंद में विष पाया जाता है। ठीक है, जहां से गोंद निकलती है वृक्षों से। ठीक है, और उसमें जब कहीं में विष पाया जाता है, ठीक है, तो उनको हम त्वक सार निर्यास विष कहते हैं। याद रखना, जैसे कि आपका करघाट, करम्ब, नंदन, नराचक और कर्तरी। ठीक है, क्षीर विष, क्षीर विष में देखिए आपका कई पेड़ पौधों से दूध निकलता है, आपको पता होगा, जैसे व्हाइट व्हाइट। ठीक है, जिसको हम दूध कहते हैं, बस दूध होता नहीं लेकिन वो। ठीक है, लेकिन कहने को कहा जाता है वो। ठीक है, वो क्या होता है? वो विष होता है एक टाइप का। ठीक है, आंख वगैरह में चला जाए तो उससे काफी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आपके रेटिना वगैरह में। ठीक है,
जो विष मतलब पेड़ों से निकल रहा है दूध के रूप में, ठीक है, वो क्या है, विष है, जहरीला होता है वो, ठीक है, उसे क्षीर विष कहते हैं, जैसे स्नोही, जल क्षीरी, आक आदि। और जिन लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करते हैं, उस पेड़ की पूजा पाठ करने लग पड़ेंगे कि भाई इससे तो दूध निकल रहा है, इससे तो कोई चमत्कार हो रहा है, ठीक है, और वो चीजें बाद में आपको भी पता है कि लोग उन चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत बड़ी दुकान खुल जाती है पूजा पाठ की, और साथ में वो भी फिर एक लोगों का बिजनेस चल पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आप बता सकते हैं भाई देखिए ये एक टाइप का विष है ये, ठीक है, जो पेड़ों से निकलता है अक्सर। धातु विष देखिए, कुछ धातुओं में विषैली होती है जिनको खाने से प्राणी की मृत्यु होती है, जैसे संखिया, हरताल, फिनाश्रम वगैरह, ठीक है। कंद विष आपका, कुछ कंद घास भी विष वाले होते हैं, उनको खाने से मनुष्य तथा पशुओं की भी मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि ये जो घास है, ठीक है, ये पशुओं के लिए क्या है, बहुत जहरीली होती है। जैसे कि आपका कालकूट, बदसनाप, सरपश, पालक, बेराटक आदि, ठीक है। ये वो वाला पालक नहीं खाने वाला, ठीक है, ऐसा मत समझना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे जांगम विष के अधिष्ठान, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ प्राणियों में पाए जाने वाले विष को जांगम विष कहते हैं, ठीक है, बस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। आपका सांप, कीट, चूहा, कुत्ता, छिपकली, मेंढक आदि दांतों वाले प्राणी है, ठीक है। इनकी जो दांत होती है, ठीक है, जो पैदा होता है उनसे विष निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो खतरनाक होते हैं, जैसे कि आपका छिपकली भी अगर काट ले तो वो विष का कारण बनते हैं, ठीक है, कुत्ता काट ले, चूहा काट ले, ठीक है, कीट वगैरह, ठीक है, तो उनसे क्या न्यूरोटॉक्सिक वगैरह जहर जो उनके अंदर भी रहता है, ठीक है, तो उससे मतलब इंसान की मौत तो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं रेडनेस कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा एलर्जी टाइप हो जाएगी, ठीक है, फिंसी वगैरह हो जाएगी, तो उतना रहेगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसके भी 16 अधिष्ठान बताए गए हैं। जांगम विष के अधिष्ठानों की बात हो रही है तो याद रखो 16 अधिष्ठान है इसके, ठीक है, जिसमें आपका है दृष्टि, निश्वास, नाखून, दांत, मूत्र, पुरी, शुक्र, लालस्त्राव, आर्तव, मुख, संदर्शडंक, निष्गित, तो अस्थि, पित्त, शुक, शब्द, ठीक है। आपको एग्जामिनर ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ लेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि जांगम विष के अधिष्ठान कितने हैं, याद रखो 16। आपको मैं ये बता दिया कौन कौन से, ठीक है। देखिए विष के वेगों का वर्णन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आचार्य सुश्रुत ने विष के 7 वेग बताए हैं और चरक ने यहाँ पर 8 वेग बताए हैं, ठीक है। तो ये पहले वेग में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन जो वो पूछता है, ठीक है। तो देखिए 7 वेग सुश्रुत के हैं और 8 वेग चरक के हैं। तो पहला वेग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये तो आयुर्वेद इतना वास्ट है, इतना ग्रंथ है कि खोजना शुरू करेंगे तो सुबह हो जाएगी, ठीक है, कि क्वेश्चंस को वेरीफाई करने में, इसलिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले वेग में क्या होगा, प्रथम वेग में रस धातु की दुष्टि होने के कारण प्यास, मोह लगती है, दांत खट्टे हो जाते हैं, मुंह से लाला स्राव निकलता है, ठीक है, मतलब खून की उल्टी भी हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, बमन, ठीक है, उल्टी, सुस्ती आदि लक्षण पैदा होते हैं, ये आपका प्रथम वेग में, ठीक है। दूसरे वेग में क्या होता है, विष रक्त धातु को दूषित करता है, ठीक है, क्या होता है, विष जो है वो रक्त को, ब्लड को दूषित करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि शरीर का रंग जो वो खराब होने लगेगा, ठीक है, और अंग भी खराब हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सिर दर्द, चक्कर आना, कंपकपी, बेहोशी, जिब्बा आदि इसमें रोग होते हैं, ठीक है। तीसरे वेग में देखिए विष जो मांस धातु के दूषित होने से शरीर पर गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, खुजली, सूजन आदि लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। चौथे वेग में क्या होगा, बाट आदि धातुओं के दुष्ट होने से बमन यानी कि उल्टी वगैरह हो जाएगी, दाह, बहुत जलन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अंगों में दर्द, मूर्छा होती है, ठीक है। पांचवें वेग में क्या होगा, दृष्टि मंडलों की दूषित होने से क्या होगा, दृष्टि मंडल क्या है आपके यहाँ पर, आंखों की बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वस्तु जो वो नीले नीले रंग की दिखाई देगी, ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। अगर आप फिल्में वगैरह देखते हैं, शौकीन है, तो आपको पता है कि पहले की मूवीज में जैसे अगर कोई जहर ले रहा है तो उसको क्या नीला नीला दिखाना शुरू कर देते थे, ठीक है, मतलब एकदम से नीला हो रहा है, आंखों के सामने उसके अंधेरा छा रहा है, ठीक है, तो उस टाइप में ये रहता है, ठीक है। छठे वेग में हिचकियां होने लगती हैं, सातवें वेग में कंधा लटक जाता है, मतलब बॉडी का मतलब आप हाथ भी नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, लटकने का मतलब यहाँ पे है। और आठवें वेग में क्या होगा कि श्वास रोध होगा, मतलब श्वास रुकेगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या थे आपके, ये थे आपके वेग, ठीक है। विष के वेगों का वर्णन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आचार्य सुश्रुत ने विष के 7 वेग बताए हैं और चरक ने 8 वेग बताए हैं, तो मैंने आठों को 8 वेग एक एक लाइन में डिस्कस कर दिया है, बाकी पढ़ना तो आपको भी है साथ साथ में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी यहाँ पे, सुश्रुत के अनुसार जांगम विष अधिष्ठान होते हैं, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा कितने होते हैं, कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, ये मैंने ऊपर आपको
ये सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेना, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वही क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछा था नीचे भी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूषी विषारी आगत के घटकों में से एक है, बताना है, बताना है जल्दी आपने। देखिए दूषी विषारी आगत के घटकों में से एक है, इंग्रेडिएंट्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बताना है क्या ये जटामांसी है, अमृता है, शुंठी है, त्रिफला है। देखिए इसका सही आंसर होगा जटामांसी, ठीक है। जटामांसी दूषी विषारी आगत के घटकों में से एक है, उनकी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि जटामांसी आखिर है क्या, क्या है, आप कितना जानते हैं इसके बारे में, कितना पढ़ा है, ठीक है। देखिए जटामांसी का जो जटामांसी छोटा सुगंधित शाक होता है, ठीक है। इसकी दो प्रजातियां याद रखो, गंधमांसी और आकाशमांसी। एग्जामिनर पूछता है और पूछा है, पूछा था उसने, ठीक है। दो प्रजातियां नाम पूछे थे, गंधमांसी और आकाशमांसी, याद रखो, दो टाइप के। और बाजार में जो जटामांसी बिकती है उसमें कई प्रकार की मिलावट रहती है, ठीक है। लेकिन चरक संहिता में धूपन द्रव्यों में जटामांसी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर अगर पूछेगा तो क्या चीज पूछ लेगा, उसका वनस्पतिक नाम पूछ लेगा। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, नाडोस्टेकिस जटामांसी, क्या है, नाडोस्टेकिस जटामांसी, ठीक है। और इसकी कुल कौन से परिवार का है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, वेलेनियंसी, ठीक है। इसके कुल का है, अंग्रेजी नाम स्पाइकनाड है, ठीक है। ये याद आपको होना चाहिए, ठीक है। और बाकी संस्कृत में वैसे तो ज़्यादातर जटामांसी ही पूछा जाता है, बाकी मानसी ही पूछ लेते हैं, ठीक है। बस ये दो पूछते हैं, बाकी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। और हिंदी में तो जटामांसी या फिर बाल छड़ भी कहते हैं, ठीक है। इतना याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा योग ग्रोपहट पावक के इलाज के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ये दूषी विषारी के लिए, मुर्वादी के लिए, इलाड़ी के लिए, या फिर पंच शीरीष के लिए, किसके लिए किया जाता है, आपका यहाँ पर बात हो रही है ग्रोपहट पावक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का सेंस क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। ग्रोपहट पावक होता क्या है, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। देखिए देखिए यहाँ पे ग्रोपहट या पावक, इसको हम दो नामों से जानते हैं, ठीक है। ग्रोपहट या फिर पावक, ठीक है, का इलाज विभिन्न कारणों और लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। इसका उपचार निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। या आपका पहला हो गया कारण का उपचार, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम उपचार कर रहे हैं तो उसका कारण, ठीक है, कारण का उपचार। देखिए ग्रोपहट के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, प्लेग, संक्रामक बीमारियां या अन्य श्वसन संबंधी समस्या है। उपचार की प्रक्रिया इन कारणों के आधार पर निर्धारित की जाती है कि किस टाइप का जो उपचार इनको हमने देना है, ठीक है। वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे आपका दवाओं का उपयोग भी है। देखिए विशेष दवाओं का सेवन जैसे कि आपके एंटीबायोटिक्स हो गए, अस्थमा इनहेलर हो गया और अन्य दवाएं इस रोग के इलाज में सहायक हो सकती हैं। अभी थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं नीचे आपको एक ही लाइन में सब क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव साथ साथ में इसलिए करवाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका सेंस यहाँ पर बन सके, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, आधुनिक उपचार जो आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट है, ठीक है। कुछ ग्रोपहट के लिए नवाचारी उपचार भी उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि ध्यान, अल्ट्रासोनिक नलिका या अन्य सर्जिकल प्रक्रियाएं, ठीक है। श्वसन अभ्यास, कई बार श्वसन के अभ्यास और प्राणायाम की अभ्यास भी ग्रोपहट के लिए उपयोगी होता है। उचित देखभाल और नियंत्रण, स्वस्थ जीवन शैली, पूर्ण आहार और नियमित व्यायाम ग्रोपहट के नियंत्रण में मदद करती है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि ग्रोपहट पावक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मुर्वादी किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है, मुर्वादी योग जो वो यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीजें क्या करवाई, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें जो योग से नहीं हो सकती है, ठीक ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं योग से नहीं ठीक होती है, ठीक है, उसमें आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। तो यहीं पे वही बात हो रही थी कि ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी उसके उपचार के ऊपर, दवाओं का उपयोग, ठीक है। अगर उपचार चल रहा है तो उसका उसको जो दवाइयां हैं या फिर उसका आधुनिक उपचार भी, ठीक है। क्योंकि कई बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते लेते हमें क्या करना होता है कि कई बार हमें मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसको भी अपनाना होता है, ठीक है। आपका श्वसन अभ्यास हो गया, ठीक है। तो देखिए यहीं पे ये वही चीज आपसे एग्जामिनर पूछ रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, मूलाधार चक्र, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मूलाधार चक्र
के लिए योग आसन आपको धरती से जोड़ने वाली मुद्राएं मूलाधार चक्र के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होती हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मूलाधार कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखिए मूर्वाधि को ही हम आपका मूलाधार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपने देखा होगा ऊपर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था, मूर्वाधि था, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मूर्वाधि ऑप्शन में नहीं आता है, पूछ लेता है एग्जामिनर मूलाधार चक्र। तो ये मूलाधार चक्र क्या है, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन में यही बात हो रही थी कि आपके ग्रोपहट पावक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मूलाधार चक्र या फिर आपका यहाँ पर मूर्वाधि, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको एक ही लाइन में सारी चीजें अभी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। मूर्वाधि यानी कि मूलाधार चक्र के लिए योग आसन आपको धरती से जोड़ने वाली मुद्राएं मूलाधार चक्र या फिर मूलाधार कहलाती है, क्योंकि सबसे फायदेमंद होती है, ठीक है। जड़ चक्र योग मुद्राओं के कुछ उदाहरण सबसे अधिक खड़े होने वाले आसन होते हैं। इसमें आपका वृक्षासन हो गया, मालासन हो गया, कमलासन यानी कि पद्मासन, ठीक है, और आगे की ओर खड़े होकर मुड़ना यानी कि उत्तानासन, ठीक है। तो ये कुछ योग है, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ मैंने आपको ये सारे डेफिनेशन में बता दिए हैं कि अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उसका सब सारी चीज़ें, कारण का उपचार देखा जाएगा, दवाओं का उपयोग देखा जाएगा, आधुनिक उपचार देखा जाएगा, श्वासन अभ्यास करवाया जाएगा, और जो भी उचित देखभाल और नियंत्रण रहेगा तो उसमें सारी चीज़ें रहेंगी और जो कि आपकी मदद कर सके, ठीक है। उम्मीद रहेगी कि आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस बनेगा, ऑप्शन देख के मुझे नहीं लगता कि कभी आप गलत करके आएंगे। तंबाकू है, क्या है एक तंबाकू, क्या है ये एक जलद है, नींद है, हृदय है, या फिर कंधी वाला है, जल्दी से बताइए। तंबाकू क्या है भाई, ठीक है, क्या है, एक तंबाकू एक हृदय जहर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या होगा, हृदय, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कमर का उत्तेजक जहर है, इंपॉर्टेंट बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कमर का उत्तेजक जहर है, अहिफेन, कुचला, बचना, अर्क, बताइए कौन सा है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि कुचला, ठीक है, उत्तेजक जहर। अब ये कुचला है क्या भाई, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कुचला ऐसा पेड़ है जिसके फलों के बीजों का इस्तेमाल करके कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। कुचला का भी उपयोग होता है, ठीक है, लेकिन ये जहर के समान रहता है, ठीक है, जहर ही है एक, ठीक है, इससे मौत होती है, लेकिन इसका कुछ पार्ट्स यूज किया जाता है। जैसे कि अब सांपों में भी विष होता है, लेकिन सांपों के विष से भी क्या होता है कि दवाइयां बनाई जाती हैं जो कि इंसानों के लिए ठीक रहती हैं, जिससे मौत नहीं होती, क्योंकि उसमें उतना ही विष लाया गया होता है, ठीक है, जितना रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात की, और ये कुचला एक ऐसा पेड़ है जिसके फलों के बीजों का इस्तेमाल करके कई प्रकार की दवाइयां जो है बनाई जाती हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में नक्स भूमिका भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, नक्स भूमिका इंग्लिश में कहते हैं, आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपके पेट की सूजन, कब्ज, चिंता व माइग्रेन जैसी कई परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वहीं इसमें देखिए, इसमें कौन सा स्ट्रिक्नीन, ठीक है, स्ट्रिक्नीन नामक जहरीला पदार्थ होता है जिसका सीधे तौर पर सेवन करना घातक माना जाता है। कम मात्रा में भी इसका सीधे तौर पर सेवन करने से बेचैनी, चिंता, चकराना, गर्दन व पीठ में अकड़न, जबड़े व गर्दन में मांसपेशियों ऐंठन जैसी परेशानी हो सकती है। इसका कम से कम भी सेवन किया है तब भी हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स के अंदर क्या यूज किया जाता है, कितना यूज करना है, कितना लेना है, किस तरह से, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट जो डॉक्टर है, जो साइंटिस्ट है, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुचला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य हृदय वर्ण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य हृदय वर्ण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, क्या ये गोमय रस है, क्षोद्र है, सुपुक्व, एक्शुआ, या फिर मुद्रायुष है, बताइए जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुद्रायुष, ठीक है। क्वेश्चन में यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य हृदय वर्ण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मुद्रायुष और बाकी सभी हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, विष चिकित्सा में काकानंदी योग किस चिकित्सा के लिए संकेतित है, यानी कि वो इसको यहाँ पर बताता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब, ठीक है। विष चिकित्सा की यहाँ पर बात हो रही है, विष चिकित्सा की बात हो रही है, ठीक है। कांकाडादी योग किस चिकित्सा के लिए संकेतित है, यानी वो इशारा करता है, संकेत देता है, जो भी आपने माना है मान लीजिए, बताना है। देखिए विष चिकित्सा में कांकड़ादि योग किस चिकित्सा के लिए संकेतित करता है, ऑप्शन नंबर सी, मृत संजीवन के लिए संकेतित करता है।
होता क्या है ये कांकड़ादि? देखिए, कांकड़ादि योग एक प्रकार का हठ योग है जो हिंदू धर्म के अनुसार ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक विकास के लिए अपनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति है। इस योग के प्रशंसक अपने शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तंत्र, मंत्र और ध्यान की अभ्यास, श्रृंगार एवं तंत्र मार्गों का अनुसरण यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कांकड़ादि योग एक अत्यंत प्रयोगशाली पद्धति है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विभिन्न कार्यों को आधार बनाता है। इसमें ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और आसन का विशेष महत्व होता है। ये योग विशेष रूप से तांत्रिक कार्यों के लिए प्रसिद्धि है, जिसमें मंत्रों और तंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसका अभ्यास करने से व्यक्ति आत्मज्ञान, आध्यात्मिक विकास और मनोवैज्ञानिक स्थिति में सुधार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कंकड़ादि योग का मैंने आपको मतलब यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट डेफिनेशन में बता दिया है, वर्ड्स में बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मृत संजीवन। ठीक है, विष चिकित्सा में कांकड़ादि योग किस चिकित्सा के लिए संकेतित है? मृत संजीवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शारंगधर के अनुसार विष गुण कितने हैं? 8, 10, 7, 9 कितने हैं? शारंगधर के अनुसार विष गुण कितने हैं? 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुश्रुत के अनुसार मूल विष कितने हैं? कितने हैं मूल विष? कितने हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं, सभी कमेंट करिए। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते इतना ही, कोर्स समय से पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेस्ट जब आप लगाएंगे एमसीक्यूज प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, थ्योरी क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, एक्सपर्ट्स के अंडर सब कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप कर लीजिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद।